पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस सेट 2 वीडियो में आज हम देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरली आस्क्ड 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, जो अक्सर जो है एग्जामिनेशन में पूछता है पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स में या फिर एसएससी जेई या यूपीपीसीएल में, जो अक्सर यह इस क्वेश्चन को पूछता रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपने जो है मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इसका सेट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन केस ऑफ ए सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ आरएल लोड विथ फायरिंग एंगल अल्फा एंड एक्सटेंशन एंगल बीटा द कंडक्शन एंगल गामा कैन बी रिटेन एज। पहला क्वेश्चन जो है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को लेकर के है। जैसे कोई सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर अगर कोई सर्किट है और उसमें पूछ रहा है कि अगर फायरिंग एंगल जो है वह अल्फा है, कंडक्शन एंगल जो है अगर गामा है और एक्सटिंक्शन एंगल जो है अगर वह बीटा है, तो कंडक्शन एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, कंडक्शन एंगल इक्वल टू क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई, और यह सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर जो है आरएल लोड वाला है, यानी कि इंडक्टिव लोड है, रेसिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड है। और रेसिस्टिव और इंडक्टिव लोड में ये होता है कि जैसे कोई रेक्टिफायर है, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है यह एससीआर जो है ऑन होगा तो लोड पर जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा, लेकिन जैसे निगेटिव हाफ साइकिल आती है तो कुछ समय के बाद जो है इंडक्टिव लोड होने की वजह से इसमें जो करंट का जो मान होता है कुछ समय के बाद जा करके वो जीरो होता है। इंडक्टिव लोड होने की वजह से अगर रेसिस्टिव लोड होगा तो करंट जो है तुरंत जीरो हो जाएगी, जैसे ही रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई मिलेगा। लेकिन इंडक्टिव लोड आरएल लोड होने की वजह से जो है इसमें करंट जो है कुछ समय के बाद जाकर के जीरो होती है। तो जिस एंगल पर जो है करंट जाकर के जीरो होती है वह एंगल जो है एक्सटेंशन एंगल कहलाता है। और सपोज जो है इस एससीआर को फायर जो है अल्फा एंगल पर किया गया था और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एससीआर कंडक्ट कर रहा है, तो यह कहलाएगा इसका कंडक्शन एंगल। तो जिस समय एससीआर को टर्न ऑन किया था वह एंगल फायरिंग एंगल कहलाती है। जिस एंगल पर इंडक्टिव लोड होने की वजह से, जिस एंगल पर इस सर्किट का पूरा ओवरऑल लोड पर जो करंट अगर जीरो हो जाएगा तो वह एंगल बीटा कहलाता है, एक्सटिंक्शन एंगल। और इनके बीच का जो टोटल एंगल होता है वो गामा होता है, कंडक्शन एंगल कहलाता है। तो कंडक्शन एंगल का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बीटा माइनस अल्फा, कंडक्शन एंगल बराबर एक्सटिंक्शन एंगल माइनस अल्फा। या इसे कह सकते हैं आप कि अगर कंडक्शन एंगल और फायरिंग एंगल को अगर ऐड कर देंगे तो यह एक्सटिंक्शन एंगल के बराबर होगा। इससे जो है आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर प्रेजेंट एट पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए पीएन जंक्शन व्हेन नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड। पूछ रहा है कि जैसे कोई पीएन जंक्शन डायोड है, कोई पीएन जंक्शन डायोड का जो पीएन जंक्शन होता है, जैसे सिंपल यह एक डायोड है और इस सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के जो है जैसे यह इसका जंक्शन पार्ट है और इसके जो है दोनों तरफ जो है कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई न किया जाए, यानी कि नो बायस कंडीशन है, नो बायस कंडीशन, कोई भी वोल्टेज जो है अगर इस पर अप्लाई न किया जाए तो इस जंक्शन के पास जो है क्या जनरेट होगा, इस जंक्शन के पास क्या होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो किसी भी डायोड के पीएन जंक्शन या सिंपल पीएन जंक्शन के किसी भी डायोड पर जो है अगर कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है, कोई भी वोल्टेज इसमें अप्लाई नहीं किया जाता है, तो इस जंक्शन के दोनों साइड्स में जो डिप्लीशन लेयर होती है उसमें सिर्फ जो है आयंस होते हैं। वो आयंस जो है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस दोनों होते हैं। जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं जंक्शन के साइड्स में, जंक्शन के पास। और ये आयंस जो होते हैं, यही आयंस जो होते हैं वो कैरियर्स को फ्लो होने से रोकते हैं, कैरियर को मूव करने से रोकते हैं। जब कोई भी वोल्टेज इसमें अप्लाई नहीं होगा तो कैरियर मूव नहीं कर पाएगा। इन्हीं आयंस की वजह से ये आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जिसे डोनर आयंस और एक्सेप्टर आयंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डायोड। डायोड का फुल फॉर्म क्या होता है, DIAC जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो डायोड का जो फुल फॉर्म होता है, डायोड का जो फुल फॉर्म होता है इसमें ये होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, डायोड फॉर AC जो है अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब है कि यह जो है डायोड जो होता है बेसिकली एक डायोड के रूप में होता है, क्योंकि इसमें टू टाइप्स के जो है 2 टर्मिनल्स होते हैं और ये 2 टर्मिनल वाला एक डायोड है जो कि अल्टरनेटिंग करंट्स यानी कि AC एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। उसी प्रकार एग्जाम में पूछता है कि ट्राइड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्राइड का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, ट्राई का मतलब हो जाएगा ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायोड फॉर AC अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो ये एग्जाम में अक्सर जो है पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रायड बनाने के लिए कितने न्यूनतम थायरिस्टर की आवश्यकता होती है, हाउ मेनी मिनिमम थायरिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ ट्रायड। आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रायड को बनाने के लिए जो है ट्राई AC जो होता है, ट्रायड को बनाने के लिए मिनिमम जो है 2 थायरिस्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2 SCRs की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये दोनों SCR जो होते हैं एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पर इसका फिगर देख लीजिए आप लोग, जैसे इसको बनाने के लिए जैसे यहाँ पर एक SCR लगा दिए और इसके एंटी पैरेलल में कोई दूसरा SCR लगा दिए। इन दोनों SCR का जो गेट होता है ये दोनों कॉमन कर दिया जाता है
और यह इसका कैथोड है, एनोड है, और इसका यह एनोड और यह कैथोड है, और यह टर्मिनल कहलाएगा Mt1 और यह टर्मिनल कहलाएगा Mt2। तो यह एक ट्राइब का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है विथ 2 SCRs के साथ। तो 2 SCR की रिक्वायरमेंट पड़ती है और दोनों जो है एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन केस ऑफ ए सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ RL लोड विथ फायरिंग एंगल अल्फा एंड एक्सटेंशन एंगल बीटा द थारिस्टर इज रिवर्स्ड बायस्ड फ्रॉम। तो पूछ रहा है कि कोई जो है कोई जो है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, कोई सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर कोई सर्किट है और इसमें लोड जो है RL लोड लगा हुआ है, और इस सर्किट का जो है फायरिंग एंगल वह जो अल्फा है, जो एक्सटेंशन एंगल जो है वह बीटा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि थारिस्टर जो है रिवर्स बायस कब होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो यहाँ पर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, तो इसमें जब AC सप्लाई का इनपुट दिया जाता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, वह ऑन हो जाएगा, और जैसे रिवर्स बायस सप्लाई मिलेगी तो यह SCR जो है जस्ट ऑफ हो जाएगा। यदि मान लिया जाए कि इसका फायरिंग एंगल जो है यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर इसे फायर किया गया था इनपुट सप्लाई के, तो चूंकि इसमें RL लोड लगा हुआ है तो RL लोड होने की वजह से यह जो है SCR जैसे ही नेगेटिव सप्लाई आएगी तुरंत ऑफ नहीं होगा, कुछ समय के बाद जाकर के इसका करंट जाकर के जीरो होता है। जिस एंगल पर करंट जाकर के इसका जीरो होता है वह एंगल इसका एक्सटेंशन एंगल बीटा कहलाती है। तो पूछ रहा है कि SCR रिवर्स बायस में कंप्लीटली कब होगा, रिवर्स बायस में कब होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि इसे अगर 0 मान लिया जाए, इसे पाई मान लिया जाए, इसे 2 पाई मान लिया जाए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो SCR जो है ऑन ही है, लेकिन बीटा से लेकर के आगे जाकर के जो है इसके बाद जो है SCR पूरी तरह से कंप्लीटली जो है ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के SCR जो है ऑफ हो जाएगा, और इससे पहले जो है SCR यहाँ पर आना है, क्योंकि एक्सटेंशन एंगल के बाद ही जो है SCR रिवर्स बायस में होगा और ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यह SCR ऑफ कब कंप्लीटली ऑफ कब हो जाएगा, तो यह SCR जो, और नेक्स्ट जब सप्लाई आएगी तो नेक्स्ट सप्लाई में भी जो है यह फायरिंग अल्फा एंगल पर जाकर के यह फायर होगा। तो यह कंप्लीटली ऑफ कब हो जाएगा, जैसे इसके बाद ऑफ हो चुका है और नेक्स्ट वाले जब फायरिंग एंगल का एंगल आएगा तब जाकर के SCR यहाँ पर जाकर के ऑन होगा। तो इसलिए जो है इसका कंप्लीटली ऑफ होने वाला, यानी कि रिवर्स बायस का जो कंडीशन अगर देखेंगे तो रिवर्स बायस का कंडीशन हो जाएगा फ्रॉम बीटा से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में, बीटा टू 2 पाई प्लस इसमें अल्फा, नेक्स्ट वाली फायरिंग एंगल तक SCR क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर डज अ ट्रायड। ट्रायड में जो है कितने नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर्स होते हैं, जैसे कोई ट्रायड होता है और इस ट्रायड में जो है कितने सेमीकंडक्टर लेयर्स होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो ट्रायड होते हैं इसमें बेसिकली जो है मेजर जो है 2 जंक्शंस होते हैं, जैसे ये P से बना होता है, और उसके साइड्स में जो है N टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है इसमें डोप्ड किए जाते हैं, N टाइप्स के, और इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसमें लेयर्स के अगर देखेंगे सेमीकंडक्टर लेयर्स की, तो एक लेयर ये P टाइप का हो जाएगा 1, और एक यह लेयर हो जाएगा 2, और एक यह लेयर हो जाएगा 3, और ये तीनों जो चारों N साइड के हैं इनको मिला करके एक हो जाएगा चौथा लेयर। तो इसमें कुल टोटल कितने लेयर्स हो जाएंगे, इसमें कुल 4 लेयर्स होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पूछ रहा है कि विथ the anode positive with respect to the cathode and gate circuit open the SCR stage said to be in। पूछ रहा है कि कोई भी एक SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, SCR है, और इसका एनोड जो है इस पर पॉजिटिव वोल्टेज दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यह एनोड पर टर्मिनल है और ये इसका कैथोड है, और कैथोड पर जो है नेगेटिव वोल्टेज दिया गया है, लेकिन गेट इसका टर्मिनल जो है यह ओपन सर्किट ग्रुप में है, यानी कि गेट पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है। तो अगर इस तरह की बाइसिंग करेंगे तो यह बाइसिंग का कौन सा कंडीशन कहलाएगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। जब SCR के एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज दिया जाएगा लेकिन गेट पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो यह कौन सा मोड कहलाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और उसी प्रकार जो अगर इसके एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए, कैथोड पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए और गेट ओपन रहेगा, तो वो कौन सा मोड कहलाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। 8वां क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ ए 3 फेज फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर विथ 6 SCRs कम्यूटेशन ऑकर्स एवरी। पूछ रहा है कि कोई जो है फुल वेव जो है कंट्रोल्ड कन्वर्टर है, और यह फुल वेव कंट्रोल कन्वर्टर जो है 6 SCR से मिलकर के बना है, इसमें 6 SCRs लगे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि हर SCR जो है कब कब कम्यूटेट होगा, यानी कि हर SCR कब कब ऑफ होगा, उसका फेज एंगल क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो SCRs होते हैं उनका ऑफ होने का जो या कम्यूटेट होने का जो प्रोसेस होता है वह नंबर ऑफ SCRs पे डिपेंड करता है। जैसे कि टोटल अगर फेज एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, और उसमें नंबर ऑफ SCRs कितने काउंट किए गए हैं, लगाए गए हैं, इसमें 6 लगाए गए हैं। तो इनका जो कम्यूटेशन का जो फेज एंगल होगा, कम्यूटेशन का जो इसमें फेज एंगल होगा वो 360 बटा के 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हर SCR जो होगा एवरी 60 डिग्री फेज एंगल पर जो है ऑफ होगा, कम्यूटेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए 3 फेज फुल कन्वर्टर विल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ SCRs। पूछ रहा है कि कोई जो है 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर है, फुल वेव कन्वर्टर अगर है तो 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर को डिजाइन करने के लिए कितने SCRs की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 3 फेज फुल वेव जो कन्वर्टर्स होते हैं उसमें जो है 3 मेन लाइन्स होती है,
आर, बी और जी, और हर लाइन्स में जो है 2-2 एसीआर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 2-2 एसीआर्स इसमें लगाए जाते हैं क्योंकि ये ब्रिज के फॉर्मेट में होते हैं। तो इसमें टोटल जो है कितने एसीआर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने एसीआर से बनेगा, 2, 2, 4, 2, 6। तो इसमें कितने एसीआर चाहिए, तो कुल 6 एसीआर से बनता है। फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ एसीआर इज द। एसीआर का जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एसीआर कोई है, इसका जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो होता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज, यह क्या होता है, एसीआर जो है, और इस एसीआर के एनोड और कैथोड पर जो है, एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है और कैथोड पर जो है नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है, लेकिन इसके गेट पर जो है कोई भी सप्लाई ओपन अप्लाई नहीं किया गया है, गेट इसका जो है ओपन कंडीशन में है। जब इसके गेट पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा और इसे सिर्फ एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज देकर इसे ऑन करने की जब कोशिश किया जाएगा, तो यह ऑन कब होगा, यह फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर ही ऑन होगा, और जिस वोल्टेज पर यह एसीआर ऑन होता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसका कंडीशंस क्या होगा कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज एसीआर कब आएगा, जब इसके एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए, कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए, लेकिन गेट पर जो है कोई भी वोल्टेज इसमें अप्लाई न किया जाए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर अगर सेकंड को देखें, बी वाले को देखें, तो बोल रहा है कि एनोड कैथोड वोल्टेज जिस पर बिना गेट सिग्नल के चालन शुरू होता है, कंडक्शन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए थारिस्टर कैन बी बॉट फ्रॉम द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। कोई थारिस्टर है, कोई थारिस्टर या एसीआर है, और यह एसीआर जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से यह एसीआर जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कब आएगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एसीआर जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है, इसका मतलब है कि इस एसीआर के एनोड पे जो है पॉजिटिव वोल्टेज दिया गया है, इसके कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज दिया गया है, और इसके गेट पर भी जो है पॉजिटिव वोल्टेज दिया गया है, तभी एसीआर जो है ऑन है और यह फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है। लेकिन इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाने के लिए कब आएगा, आप लोग जानते हुए कि एसीआर जो होता है, इसके गेट पर अगर एक बार वोल्टेज अप्लाई, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है, तो एसीआर परमानेंट जो है ऑन हो जाता है। इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया, पहला दिया है जब dV/dt ट्रिगरिंग मेथड। तो dV/dt जो मेथड होता है एसीआर को ऑन करने का प्रोसेस होता है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये तो ऑन करने का मेथड है। जबकि पूछ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कब जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि एसीआर ऑफ कब होगा, ऑफ कंडीशन में कब आएगा, तो वह चेक करना है। सेकंड दिया अप्लाइंग ए नेगेटिव गेट सिग्नल, गेट पर जो नेगेटिव सिग्नल अगर अप्लाई कर देंगे तो एसीआर जो है डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड वाला जंक्शन जो है मोर रिवर्स बायस हो जाएगा। तो गेट पर इसके नेगेटिव वोल्टेज कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो सेकंड जंक्शन J2 जो होता है वो मोर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन ये गलत है। तीसरा दिया है अप्लाइंग ए पॉजिटिव गेट सिग्नल, अगर एसीआर के गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो एसीआर तो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है, गेट पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट दिया है अप्लाइंग ए रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस एनोड कैथोड वोल्टेज, यानी कि एसीआर के एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए और कैथोड पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया जाए, यानी कि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो है एसीआर जो है किस मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, और एसीआर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द लैचिंग करंट इज देन द होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट की तुलना में लैचिंग करंट क्या होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एसीआर जो होता है, इसकी जो होल्डिंग करंट होती है IH, इसका मान जो है ऑलवेज लेस देन जो होता है लैचिंग करंट। लैचिंग करंट से होल्डिंग करंट का मान जो है कम होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देखे होंगे, यह इस प्रकार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एसीआर की, और यहाँ पर जो है इसका नीचे की तरफ कर्व होता है, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो होल्डिंग करंट कहलाती है, और इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो लैचिंग करंट कहलाती है। तो एसीआर का जो होल्डिंग करंट होता है वो लैचिंग करंट से कम होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि होल्डिंग करंट की तुलना में लैचिंग करंट क्या होती है, तो होल्डिंग करंट की तुलना में लैचिंग करंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, अधिक होगी। इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ ए यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर व्हेन RB1 = 10 किलो ओम एंड RB2 = 15 किलो ओम। पूछ रहा है कि कोई जो है यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर है और उस यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर का जो है रेजिस्टेंस RB1 का मान जो है दिया है 10 किलो ओम है, और RB2 का जो मान दिया है वह 15 किलो ओम है। तो पूछ रहा है कि इसका इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या होगा। तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का फॉर्मूला होता है RB1/RB1 + RB2। इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 अपॉन, दोनों किलो में है तो दोनों की वैल्यू बराबर रख सकते हैं, 10 + 15 तो बराबर क्या हो 0.4 किलो ओम, 0.4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 0.44। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है द थारिस्टर टर्न ऑफ रिक्वायर्स दैट द एनोड करंट, थारिस्टर जो है टर्न ऑफ कब होगा, जब एनोड करंट का मान क्या होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे कोई भी जो है थारिस्टर या एसीआर जो होता है, ये थारिस्टर जो है कम्प्लीटली ऑफ होने के लिए, इस एसीआर को कम्प्लीटली जो है ऑफ होने के लिए इसमें जो एनोड करंट का मान है, इस एनोड करंट का मान जो है लेस देन होना चाहिए इसके होल्डिंग करंट से। होल्डिंग करंट से जैसे इसके एनोड करंट का मान कम हो जाएगा तो एसीआर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक अभी आप लोगों को बताए थे
इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होल्डिंग करंट होती है और यह जो वैल्यू इसकी होती है लैचिंग करंट होती है। तो होल्डिंग करंट से कम इसमें एनोड करंट का मान फ्लो होने लगेगा तो यह एससीआर जो है कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर 15 क्वेश्चन है, व्हाट आर यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज्ड फॉर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है किसके लिए यूज किया जाता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल बेसिकली जो है ऑसिलेटर ग्रुप में होता है, जिसमें ऑप्शन कौन सा दिया, पहला दिया एम्पलीफाइंग ए सर्किट, तो पहला ऑप्शन जो है गलत है, एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के रूप में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता। तीसरा है स्प्लिटिंग डिवाइस, स्प्लिटिंग डिवाइस मतलब इस डिवाइस को स्प्लिट करने में भी इसका यूज होता है। और चौथा है ऑन ऑफ स्विचिंग डिवाइस है, तो इसका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ऑन ऑफ। ऑन ऑफ का मतलब है कि इसका इस्तेमाल जो बेसिकली एससीआर को ट्रिगर करने में होता है। एससीआर को ट्रिगर करने का मतलब है एससीआर को ऑन करने में इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जो होता है वो बेसिकली ऑन ऑफ डिवाइस के रूप में होता है या स्विचिंग के रूप में होता है, ऑन ऑफ स्विचिंग डिवाइस के रूप में होता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन को अगर देखें तो पूछ रहा है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर हैव यूनिडायरेक्शनल कंडक्टिविटी एंड पॉजिटिव इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। पूछ रहा है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें जो है यूनिडायरेक्शनल कंडक्टिविटी होती है और पॉजिटिव इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें जो करंट फ्लो होती है वो करंट जो है एमीटर करंट फ्लो होती है। मेन इसकी करंट जो होती है एमीटर करंट होती है, उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम एमीटर टू बेस B1 की तरफ इसमें करंट फ्लो होती है। इसका यह स्ट्रक्चर होता है, नीचे का एरिया B1 होता है, ऊपर का एरिया जो B2 होता है। और यहाँ पर जो है यह टर्मिनल जो है जहाँ पे पी साइड पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा होता है वो एमीटर सेक्शन कहलाता है। इसमें करंट जो है फ्रॉम एमीटर टू बेस B1 फ्लो होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इसका मतलब है कि यह यूनिडायरेक्शनल डिवाइस तो है ही, तो यह यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यह तो करेक्ट है कि यूनिडायरेक्शनल या इसमें करंट फ्लो होती है। सेकंड पूछ रहा है कि इसमें जो है पॉजिटिव इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप लोग ध्यान देंगे कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया होता है यह एरिया इंडिकेट करता है कि इसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि इसमें एक वोल्टेज एक लेवल के बाद वोल्टेज जब बढ़ाएंगे तो इसमें रेसिस्टेंस का मान इंटरनल रेसिस्टेंस जो इंपीडेंस है इसका वो कम होने लगता है। तो यह डिवाइस कौन सी होगी, यूनिडायरेक्शनल कंडक्टिविटी तो इसमें है ही, लेकिन इसमें जो है पॉजिटिव इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वो कौन सा है, नेगेटिव इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं या फिर नेगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स से कर सकते हैं। तो यह पूछ रहा है कि यह सही है कि गलत है, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यह फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मटेरियल इज द चैनल ऑफ ए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर मेड ऑफ। पूछ रहा है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर को डिजाइन करते समय बनाते समय जो है किस प्रकार के किस टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल का इसमें चैनल होता है। तो आप लोग ध्यान देगा कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए एक एन टाइप के सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसके एक साइड्स में जो है 60% से ऊपर एरिया पर जो है या 66% से ऊपर एरिया पर जो इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का डोप किया जाता है। इसमें यह एमीटर होता है, नीचे की तरफ एक बेस B1 होता है, ऊपर की तरफ बेस जो है इसका B2 होता है, 3 टर्मिनल्स है। तो इसमें जो चैनल होता है, चैनल पूछ रहा है कि इसमें चैनल किस टाइप का होता है। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें जो करंट फ्लो होती है वह फ्रॉम एमीटर टू बेस B1 की तरफ फ्लो होती है, यानी कि कैरियर जो फ्लो होते हैं एमीटर से बेस B1 से जो है एमीटर की तरफ इसमें फ्लो होते हैं। तो इसमें चैनल वह कहलाएगा जहाँ पे मेन कैरियर इसके फ्लो होंगे। तो मेन कैरियर जो है कहाँ फ्लो होंगे, इसके एन साइड का जो पार्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसी में कैरियर जो है फ्लो होते हैं। तो इसका चैनल किस टाइप का हो जाएगा, इसका चैनल जो है एन चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है व्हाट आर द वर्किंग रीजन्स ऑफ ए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। पूछ रहा है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का वर्किंग क्षेत्र कौन सा होता है, कार्य क्षेत्र कौन सा होता है। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है किस क्षेत्र में जो है कार्य करता है। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ इस प्रकार से होती है। यह रीजन जो है इसका लीनियर रीजन कहलाता है और यह रीजन जो होता है इसका नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन कहलाता है और यह रीजन जो होता है इसका सैचुरेशन रीजन कहलाता है, सैचुरेशन रीजन। तो इस यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का बेसिकली इस्तेमाल जो होता है वो एज एन ऑसिलेटर के रूप में होता है, ऑसिलेटर के रूप में होता है। और यह यूजेटी जो होते हैं नॉर्मली जो है ट्रिगरिंग के लिए बेसिकली एससीआर को ट्रिगर करने में इसका जो है मोस्टली इस्तेमाल होता है। तो इस यूजेटी का जो इस्तेमाल होता है मेनली जो होता है ऑसिलेटर के रूप में भी होता है। तो ऑसिलेटर के रूप में यूज करने के लिए इसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन का जो क्षेत्र होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस रीजन का ही मेनली इसका इस्तेमाल होता है। तो यूजेटी जो होती है वर्क करती है वो नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन वाले एरिया में ही वर्क करती है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हेन एससीआर इज ट्रिगर्ड एज। पूछा है कि कोई एससीआर है और इस एससीआर में जो है मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कब प्राप्त होगा, जब इस एससीआर को किस एंगल पर इसे ट्रिगर किया जाए। यानी औसत आउटपुट वोल्टेज अधिकतम कब होगा, जब एससीआर को किस एंगल पर ट्रिगर किया जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई एससीआर जो होता है इसमें इनपुट सप्लाई यह होती है और इसका जो आउटपुट प्राप्त होता है, जैसे हम सपोज इसे रेक्टिफायर ही अगर डिजाइन करेंगे तो रेक्टिफायर डिजाइन करेंगे तो इसमें यह पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही केवल यह कंडक्ट रहेगा, नेगेटिव में जो है ऑफ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले पॉजिटिव में यह ऑन होगा। तो मैक्सिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज का प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है मैक्सिमम प्राप्त लेने के लिए इसमें आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम गेन करने के लिए
इस एसीआर का जैसे ये 0 डिग्री फेज एंगल है, ये पाई है और यह 2 पाई है। अगर इस एसीआर को 0 डिग्री फेज पर ही टर्न ऑन कर दिया जाए, यानी कि इसका फायरिंग एंगल अगर अल्फा बराबर 0 एंगल रखा जाए, तभी जो है यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक के एंगल पूरे रीजन पर जो है इसका आउटपुट वोल्टेज फुल प्राप्त होगा। लेकिन अगर इस एसीआर को 0 एंगल पे फायर ना करके किसी विशेष एंगल बीच में किसी एंगल पर ऑन किया, जैसे सपोज जो है 30 डिग्री एंगल पर इसे फायर किया जाए, ऑन किया जाएगा, तो इसमें आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त होगा वो 30 डिग्री से लेकर के नेक्स्ट पाई तक ही केवल प्राप्त हो पाएगा, तो वोल्टेज का मान जो है घट जाएगा। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का प्राप्त होगा जब इसका फायरिंग एंगल का मान क्या होना चाहिए, फायरिंग एंगल का मान जो है 0 होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट 20 क्वेश्चन है, फॉर ए सिंगल फेज थायरिस्टर सर्किट विथ आर लोड एंड फायरिंग एंगल अल्फा द कंडक्शन एंगल कैन बी गिवन बाई। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर मान सकते हैं, और इसका फायरिंग एंगल अगर कौन सा होगा, अल्फा होगा। सीआर का जो है कंडक्शन एंगल क्या होगा, इसका कंडक्शन एंगल पूछा है। कंडक्शन एंगल गामा से इंडिकेट करते हैं। जैसे सपोज अगर यह रेसिस्टिव लोड इसमें लगा है, प्योरली रेसिस्टिव लोड लगा हुआ है, तो सपोज इसमें इनपुट सप्लाई कुछ इस प्रकार से दी गई और इस सीआर को फायर किया गया है, जैसे 0 है, पाई है या 2 पाई है, इस सीआर को यहाँ अल्फा एंगल पर जो है इसे फायर किया गया, तो अल्फा जो है इसका फायरिंग एंगल कहलाएगा। तो इसका आउटपुट जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो फायरिंग एंगल से लेकर के ही जो है नेक्स्ट पाई तक जो है आउटपुट पर पाई एंगल तक जो है इसका आउटपुट प्राप्त होगा, क्योंकि जैसी पाई के बाद नेगेटिव वोल्टेज आएगी तो कंप्लीटली सीआर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोड जो है रेसिस्टिव है। लेकिन अगर इंडक्टिव होता तो कुछ देर के बाद इसमें जाकर के आउटपुट 0 होता। तो इसमें आउटपुट प्राप्त कहाँ से होगा, अल्फा से लेकर के पाई तक होगा। तो इसका कंडक्शन एंगल क्या कहलाएगा, जब जहां से लेकर के सीआर ऑन है और जब तक ऑन है तब तक का एंगल क्या कहलाता है, कंडक्शन एंगल। तो ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, कंडक्शन एंगल, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीआर जो है ऑन हो जाएगा, क्योंकि अल्फा एंगल पर इसे ऑन किया गया था, तो यह इसकी कंडक्शन एंगल कराएगी। तो अगर इस एंगल का रेंज देखेंगे तो इस एंगल का रेंज क्या होगा, जैसे ये टोटल रेंज जो है पाई है और यहाँ पे अल्फा है, यह वैल्यू गामा है, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। अगर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। अगर पाई पूरा जो पाई है इसमें से अगर इस अल्फा को माइनस कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, यही एंगल क्या कराएगी, कंडक्शन एंगल। थैंक यू।